एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा एंड माई सेल्फ शालिनी। एंड आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल्स कंपोजिशन, सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन को देखते हुए उनको क्लासिफाई किया हुआ है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की कैटेगरी में। तो हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। जो रॉबर्ट बॉयल थे उन्होंने सबसे पहले जो था वो एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया। Antoine Laurent Lavoisier 1743-94, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. जो एंटोइन लॉरेंट लेवोजियर जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो था वो एक्सपेरिमेंटली एलिमेंट को डिफाइन किया। He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. लेवोजियर ने कहा कि एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म है मैटर की जिसको ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल रिएक्शन से। Okay, elements can be normally divided into metals, non-metals and metalloids. अब देखो प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स क्या है? वो एक बेसिक फॉर्म है मैटर की जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता सिंपलर सब्सटेंसेस में किसी भी केमिकल चेंजेस से, किसी भी केमिकल रिएक्शन से। अब जो एलिमेंट्स हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है। एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो मेटल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो दे हैव अ लस्टर, दे हैव अ शाइन, वो चमकते हैं, ठीक है। दे हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, उनका सिल्वरी ग्रे एंड गोल्डन येलो कलर होता है मैक्सिमम मेटल का। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, अब ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे आर डक्टाइल, वो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब हम उनकी बहुत ही लंबी लंबी जो वायर्स हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। दे आर मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब क्या होता है? कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, उनको हैमर करके हम लोग उनको बहुत ही प्लेन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर सोनोरस, वो सोनरस होती हैं। सो जब मेटल्स को टकराओगे तो वो आवाज़ क्रिएट करेगी वहाँ पे। तो ये हैं मेटल्स की कुछ एक प्रॉपर्टीज़। अब एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम एक्सेट्रा, वो सारे क्या हैं हमारे पास? ये सारी मेटल्स हैं। मरकरी भी एक मेटल है, लेकिन ये एक ऐसी मेटल्स है बच्चों जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 to 27 डिग्री सेल्सियस, उसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पर जो मेटल है, कौन सी मेटल? मरकरी मेटल, वो लिक्विड होती है। उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है दैट इज लिक्विड। अदरवाइज मैक्सिमम मेटल्स जो होंगी वो सॉलिड रहेंगी रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे और नॉन मेटल्स के लिए बताया गया है जो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। तो कुछ या फिर सारी की सारी जो हैं वो फॉलो करती हैं। पहली है दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स। अब ये इनके बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे हमने मेटल्स के पढ़े सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो है ना, तो वैसा नहीं होता, इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं लाइक मेटल्स। दे आर नॉन लस्टरस, सोनोरस एंड मेलिएबल, ना ये लस्टरस होती हैं, ना ये सोनोरस होते हैं और ना ही ये मेलिएबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं नॉन मेटल्स की बिल्कुल उल्टी होती है उनसे प्रॉपर्टीज़। Examples of non-metals are हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन की फॉर्म्स हैं यहाँ पे एलोट्रॉप्स हैं, कोल एंड कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं।
Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. Example are boron, silicon, germanium, etc. कुछ एक एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो शो करते हैं और उनको हम बोलते हैं बच्चों मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स के एग्जांपल्स हैं बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट आर मोर देन 100। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स एट नोन प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में आप जितने एलिमेंट्स देखोगे वो 100 से ज़्यादा हैं। इनफैक्ट 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं अभी तक एट प्रेजेंट। 92 एलिमेंट्स उनमें से वैसे हैं, 92 एलिमेंट्स उनमें से ऐसे हैं जो नेचुरली हैं। ठीक है, जो नेचर में पाए जाते हैं वो हैं 92 एलिमेंट्स। एंड और जो भी हैं रेस्ट बचे हुए वो सारे के सारे मैन मेड हैं, उनको खुद बनाया गया है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। मैक्सिमम जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड हैं। 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसियस स्टेट में हैं और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। और वो है, एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं मरकरी और दूसरा है ब्रोमीन। ये भी क्या है, लिक्विड स्टेट में होती है। Elements gallium and cesium becomes liquid at a temperature slightly above the room temperature. तो बच्चों ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे गैलियम हो गया, ओके, सीजियम हो गया, ये एलिमेंट्स जो होते हैं ऐसे तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैलियम को अब हाथ में पकड़ोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। ओके, तो ये था एलिमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? Compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. अब कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुई होती है उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में और फिर जाके बना होता है कंपाउंड। और जो एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं केमिकली, उनकी एक फिक्स्ड रेशो होती है बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड। व्हाट डू वी गेट व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड? क्या हमें क्या मिलता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं आपस में? तो क्या मिलता है हमें? कंपाउंड मिलता है। बच्चों जो मिक्सचर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मिक्सचर एंड कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। ठीक है, इस एक्टिविटी में हम लोगों को पता लग जाएगा कि मिक्सचर्स क्या होंगे और कंपाउंड्स क्या होंगे, हमें और बेटर तरीके से यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को करते हैं। एक्टिविटी में बोला गया है डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स, give 5 gram of iron fillings and 3 gram of sulfur powder in a china dish to both the groups. ओके, चाइना डिश लेनी है। सबसे पहले क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, उसके बाद चाइना डिश लो, उसमें क्या करना है, 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम सल्फर पाउडर लेना है चाइना डिश में और दोनों ग्रुप्स को दे देना है। ठीक है, ग्रुप 1 को कहा कि इसको मिक्स करो, किनको, आयरन फिलिंग एंड सल्फर को मिक्स करो, ये आयरन एंड प्लस सल्फर को मिक्स करो और क्या करो, क्रश करो फिर बाद में उसको। ठीक है, मिक्स करके क्रश करो सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स को। और ग्रुप 2 को कहा गया कि मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, हीट दिस मिक्सचर स्ट्रांगली टिल रेड हॉट, रिमूव फ्रॉम फ्लेम एंड लेट द मिक्सचर कूल। दूसरे ग्रुप को कहा गया वे मिक्स करो एंड देन क्रश करो इन दोनों को, सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग को, एंड देन हीट करो। पहले ग्रुप को हीट करने के लिए नहीं कहा गया था, उनको सिर्फ मिक्स एंड क्रश करने के लिए कहा गया था। दूसरे ग्रुप को बोला हीट भी करो उसको। ओके, तो दूसरे ग्रुप में बच्चों देखो अब हमें क्या हो गया, हमें मिल गया ग्रुप 1 जो है वहाँ पे हमें मिल जाएगा मिक्सचर। किसका मिक्सचर? आयरन एंड सल्फर का मिक्सचर। लेकिन जो ग्रुप 2 है, जब हमने इन दोनों को हीट किया तो हमें मिला यहाँ पे आयरन सल्फाइड। ठीक है, इसको हम फेरस सल्फाइड भी बोलते हैं। और ये एक मिक्सचर नहीं बना, ये बन गया एक कंपाउंड।
ओके। अब ये मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये मिक्सचर है और ये कंपाउंड है, तो ये चीज़ जो है अब हम समझेंगे जो हमारे पास नीचे ये एक्टिविटी दी गई है इस चीज़ से कि क्यों इसको मैं मिक्सचर बोल रही हूँ और क्यों जो है ग्रुप 2 वाले जो हमने पाउडर लिया है और जो आयरन फिलिंग्स ली है उनको हीट करने के बाद क्यों हमारे पास कंपाउंड बन गया, ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये अब हमें नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम करेंगे उससे पता लगेगा। ओके, अब देखो बोला गया है चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। अब जो हमें दोनों ग्रुप से मटेरियल जो बने उनका हमने मैग्नेटिज्म चेक करना है। मैग्नेटिज्म का मतलब है हमने मैग्नेट लेके जाना है उन दोनों जो भी हमने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के पास 2 सैंपल दिए हैं उनके पास हमने क्या लेके जाना है, मैग्नेट लेके जाना है और देखना है मैग्नेट जो है किसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। Bring a magnet near the material and check if the material is attracted towards the magnet। तो बच्चों देखो जब हम किसके पास, जो हमारे पास ग्रुप 1 था जहाँ पे हमने सिर्फ आयरन और सल्फर को मिक्स किया था, हम वहाँ पे जब मैग्नेट को लेके गए तो हमें ये पता लगा कि वहाँ पे जो आयरन था विच इज़ अ मेटल, वो क्या हुआ, अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, मैग्नेट की तरफ। ओके, तो वहाँ पे हमें ये चीज़ पता लग गई। लेकिन जब हमने दूसरे ग्रुप हम मैग्नेट के पास लेके गए तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, जो दूसरे ग्रुप वाला था हमारे पास, जो कंपाउंड जिसको मैं बोल रही हूँ कि जो कंपाउंड बन चुका है, तो वहाँ पे मैग्नेट जो था उसने किसी भी मटेरियल को वहाँ पे अट्रैक्ट नहीं किया। तो ये हो गया हमारे पास पहली चीज़। दूसरी चीज़ कही गई कंपेयर एंड द टेक्सचर एंड द कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स। तो ग्रुप 1 में क्या करना है हमने, अब उनका कलर, और ग्रुप 2 में भी उनका कलर और जो हमारे पास टेक्सचर है वो हमने वहाँ पे देखना है। तो ग्रुप 1 में तो मिक्स कलर बनता है बच्चों, आयरन और सल्फर का जो कलर होता है वो मिक्स हो रहा है दोनों का कलर, तो वहाँ पे उन दोनों का हमें मिक्स कलर दिखाई देता है। लेकिन ग्रुप 2 में मैं कह रही हूँ कि क्या बन गया, आयरन सल्फाइड बन गया है जिसका कलर जो होता है वो हमें पूरा का पूरा ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या कही गई यहाँ पे, ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, स्टर वेल एंड फिल्टर। अब हमने क्या करना है, जो दोनों ग्रुप्स हैं हमारे पास उनमें से हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पार्ट लेना है दोनों सैंपल का, एंड दोनों छोटे से पार्ट में हमने क्या करना है, कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो ऐड करनी है बच्चों। ठीक है, तो जब हम ग्रुप 1 में कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करते हैं तो हमें वहाँ पे लगेगा पहले कि जो सल्फर है वो पूरी तरह से मिक्स हो गया है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम उसको ऐसे छोड़ देते हैं, स्टर करना छोड़ देते हैं, तो जो सल्फर होता है वो वहाँ पे फिर से आ जाता है। ठीक है, पहले हमें लगता है कि सल्फर पूरा जो है वहाँ पे मिक्स हो गया है, वो डिसॉल्व हो गया है पूरा, लेकिन जब हम उसको स्टर करने से छोड़ते हैं तो वहाँ पे फिर से क्या आ जाता है, सल्फर आ जाता है। और जो ग्रुप 2 में क्या होता है, ग्रुप 2 में कोई चेंज नहीं होता, कार्बन डाइसल्फाइड डालने के बाद ग्रुप 2 में कोई चेंज नहीं होता। तो ये हो गई तीसरी चीज़। अब चौथी बार हमने क्या करना है, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द सैंपल। जो हमने दोनों ग्रुप्स लिए हैं बच्चों, उनमें से फिर से हमने थोड़ा थोड़ा जो बचा है आधा पार्ट, उनमें हमने क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है दोनों में। पहले एक ग्रुप में करो फिर दूसरे ग्रुप में करो। तो ग्रुप 1 में हमें क्या लगता है, जब ग्रुप 1 में जहाँ पे आयरन और सल्फर हैं जो दोनों मिक्स हुए हैं आपस में, उन दोनों में जब हम डालते हैं क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट HCl, तो मतलब हम एसिड ऐड कर रहे हैं बच्चों इसमें, तो हमें मिलती है H2 गैस। ओके, क्या मिल रही है, H2 गैस मिल रही है। और ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे देखो क्या, कि जब भी मेटल की रिएक्शन किसके साथ होती है, एसिड के साथ होती है, तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे मेटल देखो है ना, आयरन यहाँ पे मेटल है, और यहाँ पे क्या है, ये एसिड के साथ जो डाइल्यूट H2SO4 एंड डाइल्यूट HCl है उनके साथ रिएक्ट करके H2 गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। और जब हम ग्रुप 2 में देखते हैं बच्चों, तो वहाँ पे मिलती है हमें ग्रुप 2 में H2S गैस। ठीक है, ग्रुप 2 में क्या बन चुका है हमारे पास, FeS आयरन सल्फाइड बन चुका है। तो इससे जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 ऐड कराते हैं, तो हमें मिलती है H2S गैस। अब H2S गैस प्रोड्यूस हुई, हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला क्योंकि जब गैस वहाँ पे प्रोड्यूस हुई तो वहाँ पे आई रॉटन एग स्मेल।
अब रॉटन एग स्मेल क्या होती है, ये सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है रॉटन एग स्मेल, और ये H2S गैस की ही होती है। तो हमें ऐसा पता, ये भी पता लग गया है कि ग्रुप 2, जब हमने ग्रुप 2 में क्या किया, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, तो हमें रॉटन एग स्मेल जो थी वहाँ पे आई। इट मीन्स वहाँ पे H2S गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं। You must have observed that products obtained by both the groups show different properties. बच्चों दोनों ग्रुप्स ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो की है ना। जब भी हमने डिफरेंट चीज़ें उनमें डाली या डिफरेंट चीज़ों के साथ उन पे एक्सपेरिमेंट किया, तो हमें उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो थी वो देखने को मिली। दो द स्टार्टिंग मटीरियल्स वर सेम, जबकि स्टार्टिंग मटीरियल सेम थे, सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स ही हमने ली थी। ग्रुप 1 हैज़ कैरिड आउट द activity involving a physical change, whereas in case of group 2 a chemical change has taken place. जब ग्रुप 1 में क्या था, ग्रुप 1 में क्या हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ। फिजिकल चेंज मतलब उसका हमें कलर चेंज दिखाई दिया। पहले आयरन का कुछ एक कलर था, सल्फर का कुछ एक कलर था, जब उनको मिक्स किया तो वो कलर चेंज हो गया, वो ना मिक्सचर जैसा कलर दिखाई देने लगा वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें क्या लगा, सिर्फ वहाँ पे फिजिकल चेंज हुआ है भाई, और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ग्रुप 2 में क्या हुआ था, जब आयरन फिलिंग एंड सल्फर दोनों को हीट किया था हमने, तो वहाँ पे FeS बन चुका था, विच इज़ अ न्यू सब्सटेंसेस। Fe एंड सल्फर दोनों एक अलग अलग सब्सटेंसेस थे, लेकिन जब उनको हमने हीट किया तो ये क्या हो गए, यहाँ पे हीट का निशान होता है ये, तो हमें एक नया सब्सटेंस मिल गया, दैट इज FeS, आयरन सल्फाइड। ओके, और ग्रुप 1 में देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, आयरन जो आयरन फिलिंग और जो हमारे पास सल्फर पाउडर था उसमें से हमने वहाँ पे मैग्नेट जो था वो रखा था। तो ग्रुप 1 में क्या था, आयरन जो था वो क्या आ रहा था, वहाँ पे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, है ना। इसका मतलब है कि आयरन ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो लूज़ नहीं की थी, या सल्फर ने अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ नहीं की थी। अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर दी होती तो वो आयरन जो था वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना था, लेकिन आयरन जो था वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन्स उसने अपनी प्रॉपर्टीज जो है वो लूज नहीं करी हैं, और इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा एक मिक्सचर हो गया। लेकिन जो ग्रुप 2 था वहाँ पे कोई भी चीज़ जो थी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुई, इसलिए हमें वहाँ से पता चला कि अब आयरन और सल्फर दोनों ने अपना क्या कर दिया है, कैरेक्टर लूज कर दिया, अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर दी हैं, और एक नए सब्सटेंस में वो चेंज हो गई हैं। एंड एक और हमने किया था, जो हमने क्या किया था, इसमें से डाइल्यूट HCl डाला था, रिएक्शन करवाई थी, डाइल्यूट मतलब एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी। तो बच्चों हमने पढ़ रखा है ना कि मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो H2S गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब है आयरन ने अपना यहाँ पे कैरेक्टर लूज नहीं किया था, और यहाँ पे क्या, जब वो डाइल्यूट, आयरन इज अ मेटल एंड जब वो एसिड के साथ कॉन्टैक्ट में आई तो उसने H2S गैस प्रोड्यूस की। लेकिन ग्रुप 2 में ऐसा नहीं था। ग्रुप 2 में क्या था, आयरन ने अपना कैरेक्टर लूज करके क्या बना दिया था सल्फर के साथ, FeS। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, अगर उसने अपना कैरेक्टर लूज नहीं किया होता तो वहाँ पे भी H2S गैस प्रोड्यूस होनी थी, लेकिन वहाँ पे कैरेक्टर लूज हो गया है, वहाँ पे प्रॉपर्टीज लूज हो गई हैं, इसलिए वहाँ पे क्या बन रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, और नया सब्सटेंस बन रहा है तो वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, और इसलिए वो क्या हो गया, ग्रुप 2 जो था उसको हम बोलते थे क्या, कंपाउंड बोला हमने, वो कंपाउंड बना, और ग्रुप 1 क्या बना हमारे पास, मिक्सचर बना। तो यहाँ से फिजिकल एंड केमिकल चेंज का क्या आया, जहाँ पे फिजिकल चेंज होगा उसको हम बोलेंगे मिक्सचर, एंड जहाँ पे केमिकल चेंज आ जाएगा तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारे पास नया सब्सटेंस बना, दो चीज़ों को मिक्स किया, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, अगर उनके मिक्स होने के बाद नया सब्सटेंस बनेगा तो वो कंपाउंड हो जाएगा और वहाँ पे केमिकल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना और कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ फिजिकल चेंज हुआ, तो वो कहलाएगा मिक्सचर। तो ये था मिक्सचर एंड कंपाउंड में डिफरेंस। यही सब कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है। देखो, द मटीरियल
obtained by group 1 is a mixture of two substances. The substances given are the elements iron and the sulfur. जो group 1 था वो हमें क्या मिला, मिक्सचर मिला दो substances का, और जो दो substances थे वो थे iron and sulfur. The properties of the mixture are the same as that of its constituents. जो properties थी, हमारा जो mixture बना iron और sulfur को मिला करके mixture बना, उसकी properties बिल्कुल same थी जो जिन substances से मिलकर वो बना है उनकी तरह से, ठीक है. द मटेरियल्स ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज अ कंपाउंड. जो ग्रुप 2 में मटेरियल मिला हमें वो था कंपाउंड. ऑन हीटिंग द टू एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट अ कंपाउंड विच हैज़ अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपेयर टू द कंबाइनिंग एलिमेंट्स. अब बच्चों ग्रुप 2 पे मैंने आपको बताया कि हमें कंपाउंड मिला और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी उन एलिमेंट्स या उन सब्सटेंसेस से जिनसे मिलकर वो बना हुआ है. तो ये एक क्या डिफरेंस भी हो गया मिक्सचर एंड कंपाउंड्स का. मिक्सचर में क्या होगा, जो मिक्सचर बनेगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी जिन सब्सटेंसेस से मिलकर वो बना हुआ है, और कंपाउंड्स में क्या होगा, कंपाउंड जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी जिन एलिमेंट से मिलकर वो बना हुआ है. द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, the composition of a compound is the same throughout. We can also observe that texture and the color of the compound are the same throughout. Thus, we can summarize the physical and chemical nature of the matter in the following graphical organizers. यहाँ पे है graphical organizer, ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया हुआ है बच्चों. यहाँ पे मैटर को यहाँ पे डिवाइड किया गया है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर में. फिर अभी हमने प्योर सब्सटेंसेस में पढ़े एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो एलिमेंट्स क्या हुए हमारे पास, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, एंड कंपाउंड्स क्या हुए, इनकी एक फिक्स्ड कंपोजिशंस होती हैं और इनको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो किसी भी केमिकल रिएक्शन से. ओके और एलिमेंट्स में हो गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनका एग्जांपल दे सकते हो लाइक दैट. एंड कंपाउंड्स में हो गया जैसे पानी हो गया, वाटर हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है ना और ऑक्सीजन का 1 एटम्स, तो 2 से ज़्यादा एटम्स यहाँ मिलके क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं बच्चों. और एक फिक्स्ड रेशो है हमेशा ही, ठीक है. फिक्स्ड रेशो क्यों कहा गया है, देखो आप पानी कहीं का भी पानी ले लो, आप टैप वाटर ले लो, रेन वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, सबका फॉर्मूला H2O ही रहेगा. एक फिक्स प्रपोर्शन है पानी की, ठीक है. जो पानी का कंपाउंड है उसकी एक फिक्स प्रपोर्शन है, जहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कैसे, देखो इनकी फिक्स प्रपोर्शन बाय मास होती है, जैसे 2:1 और इसकी कितनी हो जाएगी 16, तो 2:16 विच इज़ 1:8. तो इस रेशो में ही ये पाए जाएंगे हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये होती है फिक्स्ड रेशो बाय मास. इसी में रेशो में ही होगा, चाहे टैप वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, रेन वाटर हो, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो यही होती है, ठीक है. यही है फिक्स्ड प्रोपोर्शन का मतलब. और नेक्स्ट आ गया मिक्सचर. अब मिक्सचर में क्या हो जाएगा, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस, इनमें जो है डिवाइड किया हुआ है मिक्सचर को. होमोजीनियस में होगी यूनिफॉर्म कंपोजिशन. जैसे आप क्या कर रहे हो, नमक को किस में मिला रहे हो, पानी में मिला रहे हो, तो नमक की जब तुम नमक को पानी में मिलाओगे वो बिल्कुल घुल जाएगा पानी में. आप उसको क्या कर सकते हो, अब आप ऐसा नहीं सोचोगे कि ऊपर ऊपर नमक का टेस्ट रहेगा गिलास में, नीचे नीचे नहीं रहेगा. तो थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी किसकी, नमक की. पूरे पानी में यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी ऊपर से नीचे तक, ठीक है. तो आप जितना भी भिगोगे आपको पानी नमकीन ही लगेगा पूरा गिलास में. लेकिन हिट्रोजीनियस क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है. लाइक आप क्या कर रहे हो, ऑयल इन वाटर, जैसे ऑयल को पानी में मिक्स करें तो जब तक स्टर करते रहोगे तब तक आपको लगेगा कि वो घुल रहा है उसमें, लेकिन जैसे ही आप उसको स्टर करना बंद करोगे तो ऑयल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे रह जाता है ना. तो वो हुई नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन. अब नेक्स्ट इसमें क्या है, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ठीक है. तो ये था मैटर जो था प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर में डिवाइड किया हुआ. फिर उनके आगे पार्ट्स हैं. बट और डिफरेंस है हमारे पास मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में. मिक्सचर एंड कंपाउंड्स में क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म
अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अभी अभी हमने एक्टिविटी में देखा दो एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, उनमें वो क्या होता है, मिक्स होते हैं और कोई एक नया कंपाउंड नहीं बनता, तो वो जाते हैं मिक्सचर, और कंपाउंड में क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड बनता है। अभी एक्टिविटी में देखा हम लोगों ने। अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सचर की अपनी वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, क्या पता हमने आयरन जो फिलिंग्स थी वो ज़्यादा ले ली हो, सल्फर हमने थोड़ा सा लिया हो, ठीक है, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होता है उसकी एक हमेशा एक फिक्स्ड रेशो होती है, कंपोजिशन फिक्स्ड रहती है हमेशा। अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज, जो मिक्सचर जिन सब्सटेंसेज से मिलकर बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज वो हमेशा शो करता है, जैसे हमने मैग्नेटिज्म एंड जो एसिड था उसके केस में देख लिया। लेकिन जो हमारे पास कंपाउंड बनता है, जो नया सब्सटेंस बनता है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज जो है जिनसे मिलकर वो बना हुआ है उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। The constituents can be separated fairly easily by physical methods, किसी भी फिजिकल मेथड से आप जो है उनको अलग कर सकते हो। आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि छन्नी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मिक्सचर को जो है वो वहाँ पे सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल मेथड से जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही उनको सेपरेट करना पड़ता है। तो ये थे मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का डिफरेंस। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट।